हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पर। अभी तक हमने अगले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक अपलोड कर दिए। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग जाइए, सभी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हैं उन सभी को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पॉली अमोर्गर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान की जाती है। दोस्तों, खेल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पॉली अमोर्गर पुरस्कार के बारे में दोस्तों, तो पॉली अमोर्गर पुरस्कार जो है ना, ये आपके क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो क्रिकेट होते हैं, ठीक है, उन्हीं क्षेत्र में जो है ना आपको पॉली अमोर्गर पुरस्कार दी जाती है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें अगर पॉली अमोर्गर पुरस्कार की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 2007 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और पहले प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है, तो पहले प्राप्तकर्ता खिलाड़ी है क्रिकेट के भगवान जिसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी को सबसे पहली बार पॉली अमोर्गर पुरस्कार से प्रदान किया गया था। किसे? सचिन तेंदुलकर साहब को। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। पहली बार किसे मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था, और ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से हम बात करें अगर, तो अभी रिसेंटली कल यानी कि 26 मई 2024 को IPL 2024 का फाइनल मुकाबला हो रहा था। ठीक है, जो KKR वर्सेस जो है ना आपके हैदराबाद के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद के बीच में ये मैच हुआ था, जिसमें KKR ने हैदराबाद को 8 विकेट से जीत लिया है। और KKR जो है ना, ये IPL मतलब कि IPL विजेता में तीसरे नंबर पर हो चुके हैं, जो अधिक बार ये पुरस्कार जीते हैं। अभी तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार जीते हैं, मुंबई ने 5 पुरस्कार ये ट्रॉफी जीती है। उसके बाद CSK ने 5 ट्रॉफी जीत ली है। और उसके बाद जो है ना, ये कोलकाता का KKR का वारी आता है, इसने अभी तक 3 बार जो है ना IPL की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। पहली बार 2012 में, उसके बाद 14 में, उसके बाद 2024 में इन्होंने अपने नाम IPL की ट्रॉफी को कर लिया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। GST परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए दोस्तों, GST मतलब होता क्या है, तो GST होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जो अभी आपके शिक्षा जो है ना, एजुकेशन हम लोग जो कर रहे हैं अभी, उसमें 18% GST आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो GST मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों, इसकी हम बात करें अगर, तो GST की इसकी जो मतलब कि शुरुआत हुई थी, वो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में इसकी शुरुआत होती है। कब? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को GST दिवस भी हम मनाते हैं। कब? तो 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो देखिए, GST की जो स्थापना होती है ना, वो 1 जुलाई 2017 को होती है। और GST में यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए, GST परिषद का अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो वर्तमान में जो वित्त मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, तो GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री हमारी है वो है निर्मला सीतारमण। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि GST के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी GST के वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, इसके अन्य अध्यक्ष सदस्य की हम बात करें, तो केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री इसमें शामिल होते हैं। यह वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य की सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जो है ना वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र, यानी कि वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपके जो है ना इस भी पूछ ले जाते हैं कि वुड डिस्पैच घोषणा पत्र कब लिया गया था, तो वो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जो है ना आपको दिया गया था। ये अंग्रेजी मतलब कि सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र है। और दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भारतीय शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा से संबंधित है। कौन सा? वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के लिए शैक्षिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार किया था। इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसे आप याद रखेंगे। वुड डिस्पैच ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक विद्यालय को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए और
और उच्च विद्यालय को एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को अपनाना चाहिए और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यानी कि बोर्ड स्पेस का कहने मतलब ये हुआ, जो प्राथमिक स्तर होता है यानी कि 1 to 5 में जो है ना आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसमें जो वर्नाकुलर एक्ट जो भाषा है उसको अपनाना चाहिए, और जो हायर एजुकेशन जैसे कि आपका पीजी हो गया, ग्रेजुएशन हुआ, उसमें आपको अंग्रेजी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। तो वो डिस्पैच यही था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे भारतीय शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। देखिए मानव अमाशय में ना बहुत सारे जो है ना मतलब कि अम्ल निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पाचन में जो सहायक होती है वो होती है कौन सी, सल्फ्यूरिक होती है, नाइट्रिक होती है, हाइड्रोक्लोरिक होती है, टार्टिकल होती है। देखिए दोस्तों मानव जो शरीर है ना उसमें पचाने के लिए एक अम्ल होता है जिसे हम HCl कहते हैं, और HCl दोस्तों इसका जो मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें होता है, पेट में होता है, जो आपको पचाने में इससे मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों हमने फाउंडेशन बैच में आपको हम करवा चुके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को हमने आपको अपने फाउंडेशन बैच में करवा दिया है, जिसका प्राइस अभी दोस्तों बहुत ही मिनिमम कर दिया गया है, 99 रुपये में। दोस्तों आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस बैच की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपको पास एक नंबर दे देते हैं 7549425490। दोस्तों इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं बैच से संबंधित जानकारी के लिए। दोस्तों उस बैच से आप जुड़िए, आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारी चीज़ें को अच्छे से कवर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है, 61, ठीक है। 61 अनुच्छेद में है ना महाभियोग की चर्चा की गई है। इसके अनुसार जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे आरोप लगाया जा सकता है। यानी कि महाभियोग जो है ना दोस्तों वो संसद के सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी इसको स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था। देखिए महात्मा गांधी की हम बात करें दोस्तों तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विक इंडिया मूवमेंट जो है ना ये कब प्रारंभ किए थे, तो ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो को शुरुआत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है और अंटार्कटिक महासागर है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ पे पहला नहीं पूछ के यहाँ पे दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना होगा हिंद महासागर में, अटलांटिक में, प्रशांत अटलांटिक में, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जीएस में जितने पार्ट्स हैं दोस्तों हम आपको वहाँ पे करवा चुके हैं फाउंडेशन बैच में। तो जीएस का हो गया, आपको जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं इसमें MS वर्ड चल रहा है, मतलब अच्छी तैयारी आपको वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता है जो लोथल जो है ना ये आपकी क्या है प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। यानी पत्तन नगर कौन सा है, लोथल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो अपना जल जो है ना गंगा में गिराती है। गंडक है, सोन है, घाघरा है और पुनपुन है। तो दोस्तों देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो गंडक नदी है, सोन नदी है, घाघरा नदी है और पुनपुन नदी है, ये चारों की चार नदियाँ दोस्तों है ना जो आपको गंगा में अपना क्या करती है, जल को गिराती है यानी कि विसर्जन करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। दोस्तों आपने बिहार का यदि मैप देखा होगा तो बिहार का जो किशनगंज जिला है ना, किशनगंज जिला ये पश्चिम बंगाल को भी, क्योंकि दोस्तों किशनगंज जिला कहाँ पड़ता है, हम बिहार का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो इस टाइप का बिहार का मैप होता है।
सॉरी इस टाइप का नहीं होता है, मतलब कोशिश करते हैं बनाने का, लगभग इसी टाइप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे किशनगंज जो है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे किशनगंज देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पे इधर पश्चिम बंगाल हो गया और नेपाल, इधर नेपाल पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल को स्पर्श करती है भारत का जिला, बिहार का जिला, वो कौन है? किशनगंज। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों, जो वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में ही होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जीके का प्रश्न। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। इसमें पहला सवाल है कि 42 92 हो रहा है, तो 72 क्या हो जाएगा? दोस्तों सब ध्यान से देखेंगे तो 42 में क्या हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे 42 × 2 करेंगे, यानी कि 42 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 84। ठीक है, 84 हो जाएगा। ठीक है, 82 84 हुआ। अब प्लस इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 8 को हम जोड़ देंगे अब ऊपर से, तो ये कितना होगा? 92 हो गया। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो देखिए 72 है ना, तो 72 × 2 करेंगे पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास? तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या कहते हैं, +8 किए थे ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +8 करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 190, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 4 1 5, 152 हो जाएगा, यानी कि 152 हो जाएगा, जो किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आसान प्रश्न होते हैं, आप सभी लोग खुद से ट्राई कर लिया कीजिए पहले, उसके बाद आप इसे आंसर से मिला लिया कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत आसान है, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्तों सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब कि तैयारी करते हैं अच्छे से, तो उन सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, 12 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि कुछ 9 कार है। ठीक है, यानी दोस्तों आपके पास वेन डायग्राम का प्रश्न है, आपको कौन से वेन डायग्राम यहाँ पे सही हो रहा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कुछ 9 जो है ना दोस्तों, यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ 9 क्या है? कुछ 9 कार है ना, इस टाइप से। मतलब हम 9 को n मान लिए, कार को k मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो कुछ 9 कार है और सभी कारें खिलौना, और सभी कारें क्या है वो आपको खिलौना हो जाएंगे, यानी खो मान लेते हैं। तो इस टाइप का जो डायग्राम कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे? देखिए, तो देखिए ये जगह ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? इस टाइप का है क्या? नहीं है। इस टाइप का है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यानी कि दोस्तों बी जो है ना आपके पास बोट दे रखा है, उसके बाद कुछ कार है, उसके बाद क्या है? सभी चीज़ें यहाँ पे टॉय है, और सभी कारें क्या है? आपको खिलौना है। तो इस टाइप का जो है ना ऑप्शन नंबर 4 में ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। पालक है, प्याज है, मूली है और शलजम है। तो दोस्तों इन 4 में से क्या होगा? देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? पालक हो जाएगा। दोस्तों क्यों पालक होगा? तो पालक को छोड़कर अन्य सभी रूपांतरित जड़ या तना होते हैं तथा यह जमीन के अंदर उगते हैं। पालक क्या है? एक पत्तेदार सब्जी है। तो आप सभी को पता चल चुका है आंसर क्यों होगा ए, तो आप ध्यान से रखिएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कागज़ को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज़ को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देखिए किस तरह से काटा गया और खोला गया है। तो आप उसको देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या देखने को इसमें मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। यदि ये देखिए यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ये क्या होगा? पलट जाएगा। तो इस टाइप से पलट जाएगा, इस टाइप से पलट जाएगा, इस टाइप से पलट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपके बनकर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहे हैं कि उस आकृति की चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, यानी कि इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस आकृति को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या का मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय के संख्याओं के मध्य आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दोस्तों इसमें क्या संबंध हो जाएगा आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि 2 + 6 हो रहा है, यहाँ 206 है ना, तो 2 + 6 करेंगे कितना होगा? आपके पास 8 आएगा, जो 8 यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे? जो 26 है, ये 26 वाला, 26 में से क्या करेंगे हम? 8 को माइनस कर देंगे, तो कितना आपके पास हो जाएगा?
कितना होगा 18 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे 18 गुना 2 कर देंगे यानी कि 36 कर देंगे। 36 यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे, पहले जो दो संख्या है आगे वाला उन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा 8 आएगा, और 8 आने के बाद दोस्तों आगे वाला संख्या का हम क्या करेंगे उससे माइनस कर देंगे तो 18 आएगा। 18 जो आएगा ना उसको हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 36 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से किस ऑप्शन में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 33 6 54, ऑप्शन में पहला को हम यदि देख लेते हैं, देखिए 33 में हम 3 + 3 करेंगे ना कितना होगा 6 होगा, देख लीजिए 6 हो रहा है ना, देखिए 6 हो रहा है, तो क्या 2 2 + 5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 4 2 कितना 6 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 1 9 10 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यदि आप ऑप्शन से भी देखना चाहते हैं तो ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन में ए ही मात्र है इसमें दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि सिंटैक्स को इस टाइप से लिखते हैं और मूल्यों को ऐसे लिखते हैं तो डिजाइन को कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हो रहा है ना, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 27 में से घटाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे वॉवेल दे रखा होगा ना, वॉवेल दे रखा होगा उसकी वैल्यू का आपको वैसे लिखे, जैसे कि ए ई आई ओ यू होता है ना, इसका मान 1 हुआ, इसका मान 2 हुआ, इसका मान 3 हुआ, इसका मान 4 हुआ, इसका मान 5 हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे वॉवेल रहेगा उसके मान को 27 में से नहीं घटाना है, लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट रहेगा उसके मान को 27 में से माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स को हम देख लेते हैं, तो सिंटैक्स एस 19 हुआ, एस क्या है वॉवेल है, तो हम 27 में से क्या करेंगे 19 को घटाएंगे, कितना आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए आप, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8 यहाँ पे दे रखा है, तो वाई कितना होता है, वाई 25 होता है। 27 में जब हम 25 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2। एन दोस्तों क्या होता है ना, एन भी आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, 27 में से हम 14 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, तो 13 बचेगा, आप 13 देख पा रहे होंगे। टी कितना दोस्तों आपके कांस्टेंट होते हैं 20 होते हैं, तो 27 में से 20 करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ए क्या होता है ना, ए आपका वॉवेल होता है, और वॉवेल हम क्या बताया आपको, वॉवेल में आपको 27 में से चेंज नहीं करना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक का जो वैल्यू है वो एक का एक ही रह गया, आप देख पा रहे हैं। तो आप मतलब आप यहाँ समझ चुके हैं कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो ये पैटर्न उसको फॉलो कर रहा है जहाँ पे कॉन्सोनेंट रहेगा ना उसको 27 में से घटा देंगे, लेकिन जहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं रहेगा, जहाँ पे वॉवेल रहेगा तो उसके वैल्यू को एज इट इज़ वहीं पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम देख लेते हैं डिजाइन को, तो डिजाइन दोस्तों डी क्या है ना आपके पास, डी आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो 27 में से हम 4 घटाएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो 27 में से हम 4 घटाएंगे कितना आपके पास बचेगा 23 बचेगा, यानी कि जो 23 से शुरू होगा 23 से वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं कि 23 से कौन कौन शुरू हो रहा है। दोस्तों 23 से ये शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है, जबकि ये दोनों शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो है ना 2 ऑप्शन कट चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ई क्या है, ई आपका वॉवेल है, हम आपको क्या बताए थे ए ई आई ओ यू, यानी कि ई जो है ना 2 नंबर पर आता है, 2 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 23 के बाद हमारे पास 2 होना चाहिए, तो 23 के बाद 2 कहाँ पे है, सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही हल करना है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ऑप्शन को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, हम आसानी से उसको हम छांट के निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि मोतियाबिंद का आंख से वही संबंध है जो संबंध छाजन का डैश से है। देखिए मोतियाबिंद का संबंध वही है ना जो संबंध जो छाजन का किसे है, त्वचा से, किसे है, त्वचा से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो किसको बदलना चाहिए दोस्तों, तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा कर दीजिएगा, और जहाँ पे भागा है वहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, आप हमारे पास है हिंदी का सवाल है कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है, वितृष्णा होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 2 में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। दोस्तों कहसु का कुल है, वहाँ पे कदुर्घु का कुल है, ठीक है, यानी कि कुल और कुल यहाँ पे कदुर्घु का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहसु का हो गया, कदुर्घु का हो गया, ठीक है। कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब होता है टोटल सभी, और कदुर्घु का कुल मतलब होता है क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वंश होता है, ठीक है। क्या होता है, वंश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दे देगा। कुल मतलब क्या, सब, यानी कि टोटल हो गया, और क्वाद्रघु का कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो है ना, मस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कौन सा, ललाट। क्या होगा, ललाट जो है ना मस्तिष्क का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इंद्रियाजित। क्या बोलते हैं, इंद्रियाजित के नाम से जानते हैं।
एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों कि बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, क्या होता है? बहुत दौड़ धूप करना यानी कि बहुत परिश्रम करना। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि समान अंग्रेजी का है, आपको यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताना है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सुख में साथ देता हो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनिएंट। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सुख में साथ देता हो, दुख में वो साथ नहीं देता है, यानी दुख में वो भाग खड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। यानी कि आप यदि खुश हैं तो भी आपके साथ रहेंगे, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, तो वो व्यक्ति आपके दोस्त है वो आपको छोड़ कर भाग जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड के नाम से लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज। ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे सोल्जर्स यानी कि सोल्जर्स यानी कि कौन सी? सोल्जर्स मतलब क्या होगा? सिपाही यानी कि फौजी रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम लोग कहते हैं बैरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरक बोलते हैं। आपने मैथ में क्वेश्चन सुना होगा कि एक बैरक छावनी में इतने दिनों का राशन सामग्री है, इतने लोग आ गए, फिर कितना बचा। ये मैथ्स में आपके क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बैरक जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव आपको बताना है दोस्तों कि वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों वन ऑफ द का जो होता है ना, इसका जो आप लगाएंगे ये क्या बोलते हैं? पैसिव बनाएंगे, तो आपका पैसिव सही हो जाएगा कौन सा? द नेशनल एंथम विल बी संग बाय वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Choose the most appropriate option to change into direct or indirect narration. Jaya told me I have been waiting for since 4 PM। ठीक है, तो जया told me, तो दोस्तों जब भी told होगा ना उसको told का told ही रखेंगे। ठीक है, जब भी उसको हम पैसिव बनाएं, सॉरी इंडायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो पैसिव होगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। जया टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इन विच ऑफ द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम्स फ्रेजेज, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या होता है कि किसी का पक्ष और विपक्ष होता है, यानी किसी के जो प्रोज मतलब क्या? किसी का मतलब कि गुण और किसी का अवगुण, उसे बोलते हैं प्रोज एंड कोस। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि किसी का गुण और अवगुण को जो बताता है उसे बोलते हैं प्रोज गुण को, और कौन्स मतलब क्या होता है? उसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास कंप्यूटर का सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फार्मूला नहीं है? तो यहाँ पे MS एक्सेल 2007 की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें कौन सी जो है ना मान्य फार्मूला नहीं है? ये सम डेट चाहिए, मान्य फार्मूला नहीं है, जबकि आपके सम है, ये है और ये तीनों हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, यानी कि सबसे स्लो प्रकार कौन सी है दोस्तों? वो है डायल अप जो है ना धीमा प्रकार है किसका? इंटरनेट सेवा का। MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस जो होता है ना किससे मिलकर बना होता है? ये होता है सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो हाइपर लिंक के लिए दोस्तों हम लोग करते हैं किसका? Ctrl+K दबाएंगे तो आपके पास जो है ना हाइपर लिंक उसमें ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ओमनीबॉक्स जो है ना लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र था, ये था गूगल क्रोम। कौन सा था? गूगल क्रोम। 2008 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला वेब ब्राउज़र को लाया था। कब? 2008 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फॉन्ट कलर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? फॉन्ट कलर का। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है MS वर्ड में? ठीक है, तो दोस्तों तालिका के विकल्प को हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कर सकते हैं हम लोग शासक यानी कि रूलर को जो है ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग करते हैं? तो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं पेपर क्लिक आइकन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? होम का प्रयोग करते हैं। किसका? होम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
डैश MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। तो कौन सा एक मान्य विकल्प यहाँ पे नहीं है दोस्तों? तो वो प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे वो मान्य विकल्प नहीं है। दोस्तों अब हमारे पास टेक्निकल का सवाल आ चुका है। ज्वावक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा AC का शीर्ष गुणक क्या हो जाएगा? तो शीर्ष गुणक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 14.14 यानी 14.14 हो जाएगा। पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है? तो पावर फैक्टर का मान दोस्तों किसके बीच में होता है? आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं ये सभी प्रश्न। तो 0 से 1 के बीच में होता है। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में पावर फैक्टर का मान हमको देखने को मिलता है। श्रृंखला RLC परिपथ के अनुनादी पर आवृत्ति निर्धारण के लिए सूत्र कौन सी हो जाएगी? तो RLC परिपथ के दोस्तों निर्धारण सूत्र हो जाएगी ये वाला ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे है वही इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है डेल्टा से, ओमेगा से, स्टार से और सिग्मा से। दोस्तों न्यूट्रल किससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं किससे? स्टार से हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग कह रहा है कि स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, इसका लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो दोस्तों लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम कर सकते हैं, लाइन वोल्टेज निकालने के लिए √3PH। ठीक है, उसके बाद उसके यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, VPH निकालेंगे यदि तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए 230 वोल्टेज आपके पास दे रखा है ना, आपके पास 230 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से जब निकालेंगे तो √3 गुना कितना हो जाएगा? आपके पास 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, √3 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद उससे आपके पास 398 कितना हो जाएगा? 236 वोल्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम 400 वोल्ट मान सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में 398 नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है? दोस्तों यह दर्शाता है धारा का रासायनिक प्रभाव। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण को प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम लोग जानते हैं विद्युत लेपन के रूप में जानते हैं। ठीक है, बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर क्या होगा? तो बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर दोस्तों बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, बिल्कुल सही है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होने लगती है, ये भी सही है। धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिसमें प्लेटें कमजोर पड़ जाती हैं, ये भी बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसकी डैश कहते हैं? तो ऐसी सामग्री से बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, DC मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है जब? तो दोस्तों कब ये कहलाती है? तो जब दोस्तों वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो जाएगी तब जो है ना DC मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग की कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्रेरित धारा की विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। ठीक है, यह किस में बताया गया है दोस्तों? ये कौन सा नियम में बताया गया आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। वो नियम कौन सा है? लेंज का नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, लेंज का नियम है। ठीक है, DC मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए तो और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न EMF क्या होगा? तो DC मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न EMF जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगी? वो दोगुना हो जाएगी। क्या होगी? दोगुना हो जाएगी। DC जनरेटर में ब्रशों का क्या कार्य होता है? तो DC जनरेटर में जो ब्रश होते हैं ना इसका कार्य होता है कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। क्या होता है? कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब तक वह बिना किसी लोड के चल रहा हो? तो किसकी शून्य होती है दोस्तों? ये होती है सीरीज वाउंड जनरेटर की जो होती है वो लोड शून्य होती है। इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इंटरपोल का जो उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ये होता है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। ठीक है, अगला सवाल है कि जनित्र में प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है? यानी जनरेटर में कौन सा मोटर को हम लोग प्रयुक्त करते हैं? तो वो मोटर कौन सा होता है? DC श्रृंखला मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? जनरेटर में। दिष्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? तो दोस्तों कौन सी बनाए रखती है? तो वो दोस्तों हो जाए कौन सा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाए रखती है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि एक DC मोटर अधिकतम यांत्रिकी शक्ति उत्पन्न करेगा जब बैंक EMF विभव का अनुपात होगा। तो कितना अनुपात होगा? 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5 का अनुपात होगा। मोटर को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए किसी स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड
रिले प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों वो होती है कौन सी, अतिरिक्त करंट पहुँचाने के लिए, ठीक है। डैश मोटर का शक्ति गुणक अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो कौन से मोटर का शक्ति गुणक जो होता है ना, वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, वो होता है संधारित्र चलित मोटर का जो है ना शक्ति गुणक सब अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए डैश स्लिप रिंग होते हैं। तो कितने स्लिप रिंग होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्लिप रिंग होते हैं। प्रत्यावर्तित में अवबंधक कुंडली इसलिए दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है क्योंकि चाल ढोलन प्रभाव घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों वो काम करता है कौन सा, यह है ट्रांसफार्मर जो है ना, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग ध्रुवीयतीय परीक्षण के द्वारा से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर वोल्टता विनियमन का समीकरण निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों वो समीकरण जो है ना आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए कौन सा इसमें हो जाएगा आपके पास। तो दोस्तों यहाँ पे 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित्र को फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0.866:1 यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका प्रयोग करते हैं। तो ब्रीदर में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम लोग सिलिका जेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सिलिका जेड का इस्तेमाल करते हैं किसमें, ब्रीदर में, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि एकल फेस प्रेरण मोटर का फेस शिफ्टर निम्न में से किसमें जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये होता है आपके रोटर स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में ये जुड़ा होता है, ठीक है। शेडेड पोल सिंगल फेस मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है शेडेड कुंडली के द्वारा यानी इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अगला सवाल आपके पास है कि एक सार्वत्रिक मोटर के लेमिनेटेड फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए किस कोर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों वो होता है लेमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि एकल कलावली परिवर्तन मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है। तो दोस्तों ये दिशा जो है ना किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है, ये होती है परिवर्तन वाइंडिंग को उल्टा करके से उल्टी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि उद्योग में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर किसके द्वारा संचालित होती है। तो दोस्तों ये होती है किसके, सिंगल फेज डोल स्टार्टर के द्वारा इसे संचालित की जा सकती है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है। तो प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार जो होता है दोस्तों ये होती है कैसा होता है, तो ये होता है आपका खोखला बेलन की तरह होता है। किसका ऐसा होता है, खोखला बेलन की तरह होता है। अगला सवाल आपके पास है कि एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा क्या होती है। तो एक इंडक्शन मोटर में रोटर गति जो होती है दोस्तों हमेशा क्या होती है, स्टेटर फील्ड गति से क्या होती है, हमेशा कम होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को इसके डैश के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो किसके लिए प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों, ये होती है किसे, कम रखरखाव के लिए प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यानी कि इसकी रखरखाव में कम मतलब कि श्रमिक लगता है, यानी कि कम जो है ना रखरखाव की इसे ज़रूरत पड़ती है। कौन से, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मोटर की गति बदलने के लिए उसके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वो होती है कौन सी, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में गति बदलने के लिए इसके रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार का होता है। दोस्तों ये जो होती है ना ये आपकी 58% जो है ना टैपिंग के प्रकार का होता है, ठीक है। समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक ईएमएफ ईबी का परिणाम डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों किस पे निर्भर करता है आपको यहाँ पे बताना है। तो ये दोस्तों ये जो है ना निर्भर करता है आपको किस पे, ये करता है दोस्तों आपको केवल डीसी उत्तेजना पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग जो है ये आपको वोल्टता नियमन धारा और शक्ति गुणक के सुधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि निम्न प्रतिरोध वाले यंत्रों को छोड़कर अधिकतर मापक यंत्रों में स्प्रिंग के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है। ये फोरस कांच की यहाँ पे सामग्री इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी चुंबक गतिशील क्वाइल मीटर क्या प्रदान करती है। अस्थायी चुंबक गतिशील मीटर जो है ना एडी धारा डंपिंग को ये प्रदान करती है, ठीक है। एडी धारा डंपिंग प्रदान करती है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला सवाल आपके पास है कि
शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सी होती है? तो शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मोटर जो दोस्तों होती है ये होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर होती है। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रैम्पिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों हम इसे कम कर सकते हैं किसके द्वारा? तो स्पिंडल के विपरीत साइड पर डिस्क में 2 छेद करके इसे हम लोग कम कर सकते हैं। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। क्या स्थित होता है आपको बताना है? ये होती है किसे? बांध स्थित होती है। कौन सी होती है? बांध स्थित होती है। निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है? तो दोस्तों वो जो है ना आपके पास रिंग मैन पद्धति जो है ना अधिक विश्वसनीय है। क्या है? रिंग मैन पद्धति। ठीक है। ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती है? ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन जो होती है ना ये क्या होती है आपको बताना है? ये दोस्तों होती है असंतुलित संरचना होती है। क्या होती है? असंतुलित संरचना। घरेलू विद्युत प्रेस में डैश तापमान नियंत्रित होता है। तो दोस्तों घरेलू विद्युत प्रेस में जो है ना कौन सी तापमान नियंत्रित होती है? तो थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन है दोस्तों वो कौन सी होती है? फैन को दी गई वोल्टता कम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक मरकरी वेपर लैंप डैश से भरा होता है। तो एक मरकरी वेपर लैंप जो होती है दोस्तों वो मरकरी पारा वेपर से भरा होता है। ठीक है। फीडर्स के लिए रिले का इस्तेमाल किया जाता है। फीडर्स के रिले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं? ट्रांस रिले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि उस समय जब फ्यूज लिंक को जलाया गया है उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तब तक के समय की मात्रा डैश होती है। तो ये मात्रा होती है कौन सी? आर्किंग का समय को बताता है। ठीक है। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड जो है ना दोस्तों ये आपके पास जो है ना ये लंबवत रखा जाना चाहिए। कैसा? लंबवत, यानी कि लंबवत 90 डिग्री पर। जीटी तारे क्या होती है? दोस्तों जीटी तारे जो है ना ये क्या होती है आपको बताना है? जीटी तारे दोस्तों होती है जंग मुक्त तारे होती हैं। क्या होती है? जंग मुक्त तारे जीटी तारे कहलाती हैं। कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो कोरोना के लिए दोस्तों जो कारक जिम्मेदार होता है वो होता है अनियमित और खुरदरी सतह जो होती है ये जिम्मेदार होती हैं। लगभग समान की 2 रस्सियाँ को परस्पर बांधने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? दोस्तों तो ये विधि जो होती है ये होती है वर्गाकार गांठ की विधि, इसे प्रयोग करते हैं। बैटन वायरिंग के दौरान केबल को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लिंक केबल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लिंक केबल का इस्तेमाल करते हैं। डैश व्यक्ति बिजली वायर के लिए आसान निशाने होते हैं। तो दोस्तों ये होते किसके? तो एक खुले मैदान में आसान निशाने होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में उपर्युक्त केबल का नयन करते समय निम्नलिखित में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग भू संपर्कन विधि पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? तो दोस्तों वो होगा कौन सा? तो ये होगा आपके पास प्रत्यभापी। क्या होगा? प्रत्यभापी पंप में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे 4 दे रखा है तो यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा लघु पिंच कुंडलन यानी कि शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग प्रत्यावर्तक में क्या हानि होगी? दोस्तों क्या हानि होगी यहाँ पे? तो कुल वोल्टता क्या होगी इसमें? कम हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार में प्रैक्टिस सेट 28 को यहीं पर समाप्त कर लिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपना कमेंट बॉक्स में जो है ना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर बन पा रहा है। ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।